वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ रहे थे, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को जितना भी था प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल वर्जन में बातें कर चुके हैं। ओके, आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है और उस टॉपिक का नाम आपके मॉड्यूल में है इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ड ध्यान रखना, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बेटा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नया क्यों नहीं है? बिकॉज ये टॉपिक अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को EMFT में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था वेव इंपीडेंस। क्या? वेव इंपीडेंस। एग्जैक्टली सेम टॉपिक ये है, ध्यान समझ ले। वेव इंपीडेंस को ही इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर भी इस टॉपिक को हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो जरा शुरू करते हैं कहानी को, समझना जरा। सबसे पहले बात करते हैं इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्लासेज कंटिन्यूसली देखना, एक के बाद एक, कोई मिस करके डायरेक्ट क्लास मत देखना। पहली क्लास के पहले वीडियो से आना तो आपके रूटीन में भी आएगा और अच्छे से भी समझ में आएगा। बीच बीच में से उठा के क्लासेस देखोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। बिकॉज एक से लिंक दूसरी है। आज की क्लास अगर आपको समझ में आएगी तो कल की डेफिनेटली समझ में आएगी, उसके बाद में उसके अगले वाली। तो ये सारी लिंक्ड क्लास है बेटा। ओके, तो ऐसे जंप मार के मत देखना कि पहले की क्लास देखी नहीं, बीच की कोई भी अपने टॉपिक, जैसे भाई इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट उठा के देख लिया, पहले वाली नहीं देखी, ऐसे मत देखना, ठीक है ना। पूरी आप लोगों को साथ के साथ में देखनी है। अब देखो इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। देखो भाई, प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो सर पावर सिस्टम का हमारा जो सिस्टम होता है वो बेटा वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले यहां पे मेरे पास में क्या होता है, एक जनरेटर होता है। ये जनरेटर होता है। जनरेटर पावर को जनरेट करने वाला इंसान है भाई। यहां से पावर जो होगी वो आपकी क्या होगी, जनरेट होगी। अब मान लो इस पावर को भेजना है यहां कहीं जाके आपका क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। मानो आपका पूरा का पूरा जो पटना शहर है वो आपका यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। और पटना शहर के पास में बिजली आ रही होगी, किसी ना किसी जनरेटिंग स्टेशन से तो आ ही रही होगी, सही बात है। तो ये आपका क्या है, लोड है। अब लोड के पास में यहां से जो पावर को भेजने का काम करता है, उसके लिए जो इंटरमीडिएट का काम करता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है? अब देखो, अब क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि यहां से इस जनरेटर ने कोई वोल्टेज डेवलप किया, मान लो V डेवलप किया, ठीक है ना। यहां से इसने कोई करंट को फ्लो कराया, मान लो I करंट को फ्लो कराया। ओके, ये वोल्टेज एंड करंट जो होते हैं वो वेव के फॉर्म में डेवलप होते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं, वोल्टेज की वेव भी देख चुके हैं, करंट की वेव भी देख चुके हैं। अब ये वोल्टेज और करंट इस ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए ट्रेवल करते हुए जाएंगे और जाके कहां पहुंचेंगे, लोड के पास पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे बेटा? लोड के पास पहुंचेंगे। मान लो ये लोड है आपका Z ऑफ L और ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है मान लो आपका Z ऑफ 0। अब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जहां पे मैंने बोला था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में। नहर वाला एग्जांपल याद है ना आप लोगों को, कि अगर यहां पे इस तरीके से ये चौड़ी नहर है और यहां जाके अगर ये इस तरीके से सकड़ी हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी के बहने का रास्ता, किसके पानी का भाई? यहां से कौन बह रहा था? पानी बह रहा था। अगर पानी के बहने का रास्ता अगर चेंज हो जाए, पहले चौड़ा था, यहां जाके मान लो सकरा हो गया या और चौड़ा हो गया, अगर चेंज हो जाए तो ये जो पानी होगा वो इन दीवारों से टकराकर वापस भी आने की कोशिश करेगा। मतलब होगा क्या? होगा ये कि सर जिस नहर में होते हुए पानी आ रहा था उसमें दोनों काम होगा, पानी आएगा भी सही और टकरा के वापस भी जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता अलग अलग होगा। अब देखो बेटा, यहां पे वोल्टेज एंड करंट सिर्फ प्रोड्यूस हुई है। प्रोड्यूस होने के बाद में यहां से वोल्टेज एंड करंट ने ट्रेवल किया, तो ये वाला ट्रांसमिशन लाइन ये आपका चौड़ी नहर से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। यहां से इसमें होते हुए गया, यहां जाके लग गया कौन? लोड। अब लोड लगा, अगर ये Z ऑफ L अगर इस Z ऑफ 0 के बराबर नहीं हुआ, अगर दोनों कैसे हुए? डिफरेंट है। सपोज दैट दोनों कैसे हैं? डिफरेंट, मतलब रास्ता कैसा हो गया बेटा? अलग अलग हो गया। तो जहां पे
जिस पॉइंट पे जाके रास्ता चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके रास्ता चेंज हो रहा है, तो यहां से जो इंसिडेंट होगा उसमें रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इसी पॉइंट से पाया जाएगा। क्लियर है ना? तो वो वाला कंजक्शन पॉइंट, मान लो जैसे ये एक कंजक्शन पॉइंट है जहां पे ट्रांसमिशन लाइन और लोड एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो इसी कंजक्शन पॉइंट से क्या होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा? पार्शियली रिफ्लेक्शन पाया जाएगा। अब समझिए, यहां से करंट एंड वोल्टेज की वेव आ रही है जिसको हमने बोला है इंसिडेंट वेव। क्या बोला है? इंसिडेंट वेव। यहां से टकरा के इसका कुछ पोर्शन वापस चले जाएगा जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। ओके। और जो बचा हुआ होगा वो थोड़ा बहुत यहां से आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड पावर या ट्रांसमिटेड वोल्टेज या ट्रांसमिटेड करंट। मतलब एक बात तो क्लियर है सर कि यहां से जो वोल्टेज एंड करंट या पावर जो जाती है वो पूरी की पूरी पावर लोड के पास नहीं पहुंचती है, पूरी पावर को लोड कंज्यूम नहीं करता है। कुछ पावर यहां से पूरा लोड तक ट्रेवल करके लोड में कंज्यूम भी नहीं हुई और यहां से टकरा के वापस आ जाती है। उस पावर को हम लोग कौन सी पावर बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड पावर, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज या रिफ्लेक्टेड करंट। अब ये तो कहानी क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझिए भाई, अगर मान लो यहां से मैंने बोला कि यहां से मान लो मैंने पावर को भेजी कितना, 100 पावर यहां से इधर गई, इसमें से वापस टकरा के मान लो 10 वोल्ट पावर वापस आ गई है, तो यहां पे कितनी गई, तो यहां पे 90 पावर जा रही है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि मैक्सिमम जो पावर होगी वो तो बेटा आपकी इंसिडेंट ही होगी, क्योंकि टोटल तो इंसिडेंट ही आ रही है। सही बात है। उसमें से कुछ पोर्शन आगे ट्रांसमिट हो गया और कुछ पोर्शन वापस से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह का बिहेवियर होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान से समझिए। अब देखो भाई, एक बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं लोड की बात करूं, किसकी बात करें, लोड की बात करें, तो लोड में अगर मैं वोल्टेज, करंट या पावर का अगर मैं फ्लो देखूं तो वो एक ही डायरेक्शन में है, सिर्फ इधर से इधर एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। क्लियर है ना? तो एक ही डायरेक्शन में है और कोई तो डायरेक्शन है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन की, तो यहां पे जरा आप ध्यान से समझिए, यहां पे दो डायरेक्शन है। कौन कौन सी बेटा? इंसिडेंट भी है तो कौन सी है? रिफ्लेक्शन भी है। इंसिडेंस भी है तो कौन सा है? रिफ्लेक्शन भी है। परफेक्ट है ना? अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर इंसिडेंट वेव कैसा होगा, तो आप बोल सकते हो सर इंसिडेंट वेव जो होगा वो भी एक साइनोसॉइडल वेव है। ओके। अगर मैं बोलूं कि रिफ्लेक्टेड कैसा होगा, तो आप बोलोगे कि रिफ्लेक्टेड, अब इन दोनों का फेज सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई डिफरेंट भी हो सकता है। सही बात है। अगेन मैग्नीट्यूड, अगर यहां पे लोड लगा हुआ नहीं है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। पर जनरलाइज क्या होता है बेटा कि इंसिडेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है एंड रिफ्लेक्टेड का मैग्नीट्यूड हमेशा कम होता है, क्योंकि यहां से पावर आई है तो उसका कुछ पोर्शन आगे ट्रांसमिट भी हो चुका है। परफेक्ट है ना? तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव को बनाऊं, मान लो, तो सपोज दैट मेरी रिफ्लेक्टेड वेव कुछ इस तरीके से है। ओके। अब अगर मैं ओवरऑल वेव बनाऊं तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ये 0 हो गया, ये हो गया, तो ये यहां पे आ जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, है ना? यहां तक ये ऐड होता हुआ जाएगा, उसके बाद में रिड्यूस करना शुरू करेगा। सही बात है कि नहीं है? तो हो सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा हो जाए। परफेक्ट है या नहीं है? हो सकता है नेगेटिव पोर्शन में से कुछ घट जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहां तक नहीं पहुंचे और कम हो जाए। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि वो वाला रास्ता जिसमें पावर का फ्लो दोनों तरफ से हो रहा हो, जिसमें पावर का फ्लो दोनों तरफ से हो रहा हो, दोनों तरफ से मतलब इधर से भी जा रही हो तो इधर से भी आ रही हो, दोनों तरफ से हो रहा हो, जिसमें दो तरह की वेव ट्रांसमिट कर रही हो, उसकी रिजल्टेंट वेव को, किसको? उसकी रिजल्टेंट वेव को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि स्टैंडिंग वेव ट्रांसमिशन लाइन में पाई जाएगी या लोड में पाई जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर जो स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट करेगी वो कहां करेगी? ट्रांसमिशन लाइन में एग्जिस्ट करेगी। कहां करेगी बेटा? ट्रांसमिशन लाइन में एग्जिस्ट करेगी। आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विजिबल तो है ये? ठीक है ना? तो स्टैंडिंग वेव
जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो एक्चुअली क्या था, उससे हमें ये पता लगा था कि सर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का सुपरपोजिशन होने की वजह से हो सकता है कि इसका जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो या करंट का मैग्नीट्यूड हो वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड से बढ़ जाए एंड मिनिमम वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। इसीलिए वहां पे हम लोगों ने डिफाइन किया था स्टैंडिंग वेव रेशियो। अगर आप लोगों को याद हो तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो मैंने निकाला था और वहां पे हमने कुछ ऐसा लिखा था बेटा कि V ऑफ मैक्स डिवाइड बाई V ऑफ मिन। आज मैं आप लोगों के मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज, इन सब की बात भी बाद में जाके करूंगा और इनके नए फॉर्मूले भी आपको निकाल के दूंगा। ओके, और इसका बिहेवियर, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा मिला था कि ओवर 1 + τ और 1 - τ, क्लियर है ना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के हिसाब से। और ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो था वो मैंने ओवरऑल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लिया था। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज याद रही होगी, ये कल की क्लास से रिलेटेड था सारी कहानियां। ओके, अब जरा और नई बातें सीखते हैं, जरा ध्यान से समझिए। देखो बेटा भाई, सपोज दैट ये यहां पे पटना शहर है आपका और ये यहां पे कौन है, आपका जनरेटिंग स्टेशन है। अब क्या होता है, जो लोड जो होता है बेटा वो करता है पावर की डिमांड कि मुझे क्या चाहिए, पावर चाहिए। मतलब ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूम करने वाला है, ये करता है सप्लायर, तो ये सप्लायर है। अब देखो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब कि एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट कैसे है भाई, अगर मान लो सप्लायर जो है वो सप्लाई मतलब कोई प्रोडक्ट को मान लो प्रोड्यूस करता रहा, लेकिन अगर उसका कोई कंज्यूमर ही नहीं है तो फिर क्या करेगा वो सप्लायर, उसको तो अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। समझ में आया? मतलब सप्लायर को एक कंज्यूमर चाहिए और कंज्यूमर को एक सप्लायर चाहिए ही चाहिए, तभी मार्केट में फ्लो हो पाएगा। परफेक्ट है ना? तो मान लो आपका पटना शहर है, पटना शहर को मान लो पावर की जरूरत है, तो उसे कोई ना कोई बेटा सप्लायर भी चाहिए। क्या चाहिए? सप्लायर भी चाहिए। परफेक्ट है। अब मान लो गवर्नमेंट ने सप्लायर ढूंढा और आपके पटना शहर से, मान लो आपके पटना शहर से 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूरी पे एक जनरेटिंग स्टेशन है। अब पटना शहर को पता लग गया कि 100 किलोमीटर दूरी पे कौन है, जनरेटिंग स्टेशन है, तो वहां से क्या करते हैं, मंगा लेते हैं। वहां से क्या करते हैं, मंगा लेते हैं। अब जरा आप लोग एक बात को सोचिए, जैसे मान लो ये आपका पटना शहर है, इस पटना शहर से 20 किलोमीटर दूर, कितनी दूर 20 किलोमीटर दूर एक दुकान वाला है, ये दुकान है उसकी, ठीक है ना। अब ये दुकान वाला अपने आसपास के गांव के मोहल्ले में सामान को बेचता है, ठीक है ना। अब मान लो यहां पे ये एक पार्ले जी का पैकेट जो आता है, मान लो एक बिस्किट का पैकेट है कोई, वो 10 रुपए का देता है। कितने का देता है बेटा? 10 रुपए का देता है। अब ये होलसेल की मार्केट से जब सिटी में आके प्रोडक्ट खरीदता है, भाई अगर ये बेचेगा तो इसको कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, सही बात है। तो जब ये सिटी में आके खरीदता है तो इसे यही पार्ले का पैकेट कितने रुपए का पड़ता है? 8 रुपए का पड़ता है। कितने रुपए का पड़ रहा है बेटा? 8 रुपए का पड़ता है। मतलब ये यहां पे आया, इसने किसी दुकान से एक बार में बल्क में माल उठाया, तो इसे एक पैकेट 8 रुपए का पड़ा, सही है। लेकिन करना क्या है बेटा? करना यह भी है कि इसे यहां से लेके जाना है अपने गांव में, और जो कितना दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो यहां से लेके जाने में इसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है। कितने का? ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आएगा। मान लो ट्रांसपोर्ट का खर्चा पर पैकेट के हिसाब से इसको आधे रुपए का मिला है, 0.5 रुपए पर पैकेट पे इसके ट्रांसपोर्ट का क्या लग रहा है? खर्चा लग रहा है। तो जो दुकानदार को मिला, जो इसको मिला, भाई इसने खरीदा है, ये अभी कंज्यूमर है, जो इसको मिला वो कितने का मिला बेटा? 8.5 का मिला, क्योंकि इसको तो इतने में आके पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? क्या इसको ये 8 में मिल रहा है क्या दुकान पे? नहीं, इसको ये पड़ रहा है 8.5 का। हाँ, एक्चुअल में उसकी खरीद चाहे 8 रुपए थी, लेकिन इसको तो 8.5 का पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला खर्चा भी तो खुद का ही होगा, खुद को ही वहन करना पड़ेगा। सही बात है। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। अब कैसे बिहेवियर है समझिए। देखो, इसने बोला ये आपका लोड है, ये पटना शहर है, इसने बोला मुझे बिजली चाहिए, परफेक्ट है। जनरेटिंग स्टेशन ने बोला कि भाई मैं दे दूंगा, सही है। लेकिन पटना ने बोला यार मेरे से तो तुम्हारी डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब ये तो हो नहीं सकता कि पटना शहर को यहां से उठा के यहां बसा दिया जाए या इसको यहां से उठा के यहां रख दिया जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं, सही बात है। तो ये बीच का क्या है? ये बीच का आपका रास्ता है, ट्रांसपोर्टेशन का मार्ग है। कौन है? ट्रांसमिशन लाइन। तो बेटा जब जनरेटिंग स्टेशन यहां से पावर को भेजेगा, किस में होते हुए? ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए, और फिर लोड को पावर जा रही है,
तो इस ट्रांसमिशन लाइन पे होने वाला खर्चा, इस ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले लॉस, उन सबका पैसा कौन देगा? उन सबका पैसा भी बेटा कंज्यूमर ही देता है, हम लोग ही देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका तो एक सिंपल मतलब ये हुआ कि जनरेटिंग स्टेशन, जो जनरेटर था, जो पावर को बेचने वाला इंसान है, मान लो आपके पटना शहर ने कोई सी P1 पावर की डिमांड की और यहां पे इस ट्रांसमिशन लाइन में मान लो P2 पावर का लॉस हो रहा है, तो इसको ये जो आपसे पैसा लेगा ना, वो तो आपसे P1 प्लस P2 का लेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है P1 का ही लेगा, समझ में आ गया? तो वो तो इन दोनों का मिला के आपसे पैसा लेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटिंग स्टेशन सिर्फ आपको ही लोड नहीं मान रहा है, वो ट्रांसमिशन लाइन को भी लोड ही मान रहा है, वो ट्रांसमिशन लाइन को भी लोड ही मान के चल रहा है। वो तो ये बोल रहा है कि मेरे घर से बिजली बाहर निकली तो सारी जिम्मेदारी फिर लोड की है, मेरा कुछ भी नहीं है। समझ में आई कहानी? बिल्कुल। तो इसी से हम डिफाइन करते हैं इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, अब देखो बेटा, भाई जनरेटिंग स्टेशन, ये तो समझ में आ गया कि जनरेटिंग स्टेशन ने क्या बोला कि भाई मेरे से यहां से जैसे ही पावर बाहर निकलेगी, यहां से पूरा काम किसका है? लोड का है। मेरे लिए ट्रांसमिशन लाइन भी एज ए लोड ही है और लोड भी लोड ही है। मैंने तो मान लिया कि यहां ही से मेरे पास कौन कनेक्टेड है? पटना शहर कनेक्टेड है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात है। तो बेटा एक बात बताओ, ये आप यहां पे बहुत सारी मशीनें लगी होती है, ये करते रहते हैं कैलकुलेट। तो इन्होंने किया कैलकुलेशन, इन्होंने कहा यार मैं वोल्टेज इतना डेवलप कर रहा हूं। मान लो जनरेटिंग स्टेशन ने बोला कि मैं 400 वोल्टेज क्या कर रहा हूं? डेवलप कर रहा हूं, ठीक है ना? तो वो बोलेगा कि मेरी यहां से करंट कितनी जानी चाहिए। अब भाई वोल्टेज अगर वो डेवलप कर रहा है तो कितनी करंट जाएगी, ये निकालने के लिए तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर इंपीडेंस कितना कनेक्टेड है, कितना लोड लगा हुआ है। यही सही है? ओके। अब वो यहां बैठ के पटना शहर का तो देखेगा नहीं, वो तो टोटल देखेगा। तो टोटल में उसको ट्रांसमिशन लाइन प्लस लोड दोनों दिखाई देंगे। दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? बिल्कुल सही है। तो पूरे सिस्टम का जो जनरेटिंग स्टेशन के एंड पे जो यहां पे लोड रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला लोड, इसी इंपीडेंस को इनपुट इंपीडेंस या वेव इंपीडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट इंपीडेंस या वेव इंपीडेंस। और इसी को बोला जाता है इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि एक्चुअल लोड यहां था लेकिन कैलकुलेशन यहां की गई, तो इस लोड को पूरे को मिला के यहां उठा के लाया गया और जब इसको यहां ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो वो लोड आपका जेड ऑफ इनपुट या वेव इंपीडेंस के बराबर हो जाता है। इसी इंपीडेंस को कहा जाता है इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा जाएगा? इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। कहानी समझ में आई? ये मैं पहले भी करा चुका हूं, वेव इंपीडेंस EMFT की क्लास में कराया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां फिर से कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी, टोटल पूरी की पूरी क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझना। देखो, मैंने पहले यहां पे एक बार क्लास शुरू होते ही क्या बोला था कि अगर इंसिडेंस रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है तो हम मान रहे हैं कि यहां से मान के चल रहे हैं। कौन से पॉइंट से? इस पॉइंट से, है ना भाई? रिफ्लेक्शन यहां से मान रहे हैं, यहां से ट्रांसमिट हो रहा है आगे। क्लियर है ना कहानी? अब देखो, अब चीजों को थोड़ा सा और समझते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखो भाई, अगर मान लो मैंने डिसाइड किया तो मुझे पता लग गया कि मुझे यहां पे इंपीडेंस देखना है, तो बेटा एक बात बताओ ना कि इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? मान लो V है। करंट कितनी है? मान लो यहां से I जा रही है। तो आप तो यही बोलोगे ना कि सर इनपुट इंपीडेंस जो अगर मैं देखूंगा तो दैट इज माय वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, और यू कैन से यही आपका क्या होता है? वेव इंपीडेंस होता है। परफेक्ट है। तो आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट पे करंट कितनी है। तो क्या वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस हम लोगों ने पहले देखी है? बिल्कुल देखी है। क्या देखा था? याद करो भाई। वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? सर दोनों की इक्वेशन होती है, दोनों में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला एक कंपोनेंट होता है इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्टेड। भाई ट्रांसमिशन लाइन में दोनों ही है, इंसिडेंस प्लस रिफ्लेक्शन। सेकंड, अगर मैं करंट की भी बात करूं तो करंट में भी दो है, एक है आपका इंसिडेंस तो दूसरा कौन सा है? रिफ्लेक्शन वाला कंपोनेंट है। भाई यही कहानी है, दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है, और जो मिलेगा वही आपका वेव इंपीडेंस या इनपुट इंपीडेंस है। परफेक्ट है ना? अब जरा चेकआउट करते हैं। देखो यहां पे आ जाते हैं शुरुआत में, ठीक है ना? देखो व्हाट्स द बिहेवियर Z ऑफ इनपुट, दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो बेटा, ये वोल्टेज डिवाइड बाई करंट है, तो ये हो गया आपका इनपुट वो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्शन डिवाइड बाई इंसिडेंस
प्लस रिफ्लेक्शन। आई होप ये क्लियर रहा होगा आपके, चेक कर लेना। ठीक है पूरी कहानी, ओके। इक्वेशन लिखें, देखो जरा बेटा अब समझना, अगर मैं बात करूं जेड ऑफ इनपुट की, क्या बोल सकता हूं समझना। इनपुट इंपीडेंस को लिखूंगा तो इनपुट इंपीडेंस, वोल्टेज की पूरी टर्म याद है कि नहीं है आप लोगों को, वोल्टेज और करंट की। वोल्टेज की इक्वेशन कुछ ऐसी थी कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। अब ध्यान रखना यहां पे आने वाली वेव अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर करके चलोगे तो ऐसे याद रखना कि इंसिडेंस वो वाली वेव जो इधर आ रही हो, इसका मतलब इधर मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा हो और इधर जाने पे मैग्नीट्यूड कम हो रहा हो। अब आपके पास सिर्फ दो टर्म होती है, एक होता है e की पावर गामा s और एक होता है e की पावर माइनस गामा s। अब इधर से इधर जाने पे कौन सी टर्म का मैग्नीट्यूड कम होता हुआ जा रहा है, जरा चेकआउट कर लो भाई। इधर से इधर जाने पे, भाई इधर से इधर जाने पे s की वैल्यू बढ़ेगी, सही बात है, इधर से इधर जाने पे s की वैल्यू बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो अगर आप चेकआउट करना चाहोगे कि इधर से मैं इधर जा रहा हूं तो s की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो s की वैल्यू अगर रखोगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो ये इंसिडेंस होना चाहिए, लेकिन इधर वाली डायरेक्शन को हम क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव मान के चलते हैं। कौन सी मान के चलते हैं, नेगेटिव, माइनस ऑफ s मान के चलेंगे, ठीक है ना भाई। इधर से इधर जाने पे माइनस ऑफ, ये थोड़ा सा अपना इसको क्लियर ही कर लो ताकि बार बार आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। देखो बेटा, ठीक है, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन ये बार बार आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आप देख लो एक बार, V ऑफ S एंड Z नोट I ऑफ S, ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो, ठीक है ना। ये बार बार अलग अलग आ रहा है तो आप लोग ये सोचोगे कि सर क्या क्या बता रहे हैं, पता ही नहीं है। देखो बेटा दो टर्म है, एक टर्म थी आप लोगों के पास, ये मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, इंसिडेंट का है रिफ्लेक्टेड का है डिसाइड कर लेंगे, माइनस ऑफ गामा S प्लस V ऑफ 0 e की पावर गामा ऑफ S, ये हो गया, दैट इज योर, ठीक है, जेड नोट आई आ गया ना, V ऑफ 0 e की पावर माइनस ऑफ गामा S प्लस ऑफ गामा S माइनस V ऑफ 0 e की पावर माइनस ऑफ गामा S। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं यहां लोड पे, इस पॉइंट पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है, ओके। ये मान लो आपकी y डायरेक्शन है, ये मान लो आपकी x डायरेक्शन है। आप यहां लोड पे चल रहे हो, यहां से आप बात कर रहे हो इधर वाली, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यहां पे आपका s इक्वल टू कितना है, 0। यहां अगर आप सोर्स के पास सोचोगे तो s इक्वल टू जो भी आपकी लंबाई होगी, मान लो l है तो माइनस ऑफ l, क्योंकि इधर चलोगे तो नेगेटिव में चल रहे हो तो माइनस ऑफ l, परफेक्ट है, ओके। अब आप चेकआउट कर लो, खुद ही चेकआउट कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो इधर से इधर चलने पे, इधर से इधर चलने पे s की जो वैल्यू है, इधर से इधर चलने पे s की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती जा रही है, ठीक है ना। मतलब वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में अगर बढ़ रही है, इधर अगर नेगेटिव में बढ़ रही है तो नेगेटिव में बढ़ने के लिए क्या कहानी करोगे, क्या बोलोगे, सर नेगेटिव में बढ़ रही है तो s की वैल्यू अगर मान लो -2, -3, -4, -5 होती है तो ये माइनस ऑफ गामा s की तरह बिहेव करेगा, और माइनस ऑफ गामा s का मैग्नीट्यूड इधर जाने पे क्या होना शुरू करेगा, अरे इधर माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होना शुरू करेगा, कम होना शुरू करेगा। तो ये कम होगा मतलब ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये बढ़ेगा मतलब ये इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। बिकॉज मैं s को कंसिडर करके चल रहा हूं एज ए माइनस s, ठीक है ना। तो इसको माइनस करोगे तो ये बिहेव कर रहा है प्लस s की तरह, ये बिहेव कर रहा है माइनस s की तरह, समझ गया ना। हाँ, तो पहली क्लास और दूसरी क्लास सेम ही है, अलग नहीं है, डिफरेंस समझ जाना, ओके। तो दिस इज योर माइनस, तो e की पावर माइनस गामा s से जहां दिखाऊंगा वो इंसिडेंस हो जाएगा, प्लस से दिखाऊंगा वो आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये यहां पे क्या दिखा रहा है, इंसिडेंस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स माई इंसिडेंस, V ऑफ 0 इंसिडेंस, ठीक है ना, V ऑफ 0 रिफ्लेक्शन, परफेक्ट है, अरे परफेक्ट है। हाँ, अब देखो अगर इसी चीज को, ये क्लियर हो गया बेटा, ठीक है सर, ये क्लियर हो चुका है। अब देखो अगर मैं इसको पुट कर दूं, यहां से उठा के यहां डालना है वेव को, जरा डालते हैं, चेकआउट करो। अगर मैंने बोला व्हाट्स द जेड ऑफ इनपुट, व्हाट यू कैन से, इसको उठा के यहां पे डाला, इंसिडेंट वेव आपकी ये है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव e की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ s प्लस इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव e की पावर गामा ऑफ s एंड इट्स डिवाइड बाई दिस बिहेवियर। जेड नोट को नीचे भेज दो, v नोट है ना, तो इट्स v ऑफ 0, i को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, r को लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, r डिवाइड बाई जेड नोट e की पावर गामा ऑफ s माइनस
इट्स v ऑफ 0 i डिवाइड बाई जेड नॉट ई की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ एस। एनी कंफ्यूजन? सी वॉच इट। क्लियर है कहानी? एग्जैक्टली फिक्स है। अब आगे चल सकते हैं। ओके देखो यहां से अगर मैं कॉमन लूं, देखो एक कंपोनेंट और पढ़ा था हम लोगों ने, दैट इज ओवर ये टो, क्या था ये, इसको एक कंपोनेंट और दिया था मैंने, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी जीरो रिफ्लेक्शन वोल्टेज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन करंट। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से समझिए चीजें ना माइंड में, भाई रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो इतनी सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे। देखो बेटा कैसे याद रखना है समझिए। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, पहली बात वोल्टेज के लिए लिख रहा हूं मान लो, तो क्या लिखोगे कि वो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाई इंसिडेंट वोल्टेज, बस इतना याद रखना है। अब मैंने ये नहीं बोला मैग्नीट्यूड, मैंने बोला ओवरऑल रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय ओवरऑल इंसिडेंट वोल्टेज। परफेक्ट है ना? ये हो गया जनरलाइज। क्या हो गया? जनरलाइज। सही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, कौन सी जगह, इस पॉइंट पे, लोड पे, तो लोड पे एस की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इसको मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट 0। 0 का मतलब समझ गए ना, लोड पे, या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एल लिख देता हूं, एल। अब समझ गए कि लोड के टर्म्स पे कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर एस की वैल्यू 0 रखोगे, देखो इसमें एस की वैल्यू 0 रखो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, सही बात है। तो फिर आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन वोल्टेज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन ओ इंसिडेंट वोल्टेज। ये हो गया लोड के टर्म पे रिफ्लेक्शन वोल्टेज का कंपोनेंट। अगर आप बात करो कि रिफ्लेक्शन करंट का कंपोनेंट क्या होता है, तो क्या होता है, इट्स माइनस ऑफ रिफ्लेक्शन वोल्टेज। ये मैंने कल की क्लास में करवाए थे, आपको याद है ना, रिफ्लेक्शन करंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिफ्लेक्शन वोल्टेज। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? आई होप क्लियर रही होगी। सही है। अब आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। देखो तो ये कहानी यहां तक है। अब इसमें देखो यहां नीचे जेड नोट कॉमन आ रहा है, ऊपर से मैंने क्या किया, इंसिडेंट वेव को, इंसिडेंट वोल्टेज को कॉमन लिया है, नीचे से भी मैंने इंसिडेंट वोल्टेज को मैं कॉमन ले रहा हूं। अब समझिए बेटा, इक्वल्स टू, ऊपर से लिया है मैंने कॉमन V0i को, नीचे से मैं कॉमन ले रहा हूं V0 ऑफ i डिवाइड बाई Z0 को। यहां क्या बचा, e की पावर माइनस गामा एस, परफेक्ट है, प्लस यहां क्या बचा, e की पावर प्लस गामा एस, पर यहां पे क्या बचेगा, इंसिडेंट गया तो V0 ऑफ r डिवाइड बाई V ऑफ i क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, कौन सी जगह, लोड पे, ओके, डिवाइड बाई, यहां से V0i को, इसको पूरे को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, देखो 1/Z0 तो गया, तो V0 ऑफ r डिवाइड बाई V0 ऑफ i बचा, जो कि हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। परफेक्ट है। e की पावर गामा ऑफ s माइनस ये पूरा गया, यहां क्या बचा, सिर्फ e की पावर माइनस गामा ऑफ s। देखो इससे ये गया, ये ऊपर गया, Z0 बन गया। यहां तक तो कहानी क्लियर होनी चाहिए सबकी। दिस इज योर इनपुट इंपेडेंस और यू कैन से वेव इंपेडेंस। आई होप यहां तक आप लोगों के क्लियर रहा होगा। ओके, अब इन फॉर्मूलोज को कुछ सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। यहां तक क्लियर है ना? इसको हटा दूं मैं, देखो नोट्स बना लेना अच्छे से साथ के साथ। ओके देखो बेटा, इसी को ऊपर लिख रहा हूं, दिस इज योर वेव इंपेडेंस और इनपुट इंपेडेंस इक्वल्स टू, ये हो गया Z0, साथ में इन दोनों की अगर मैं बात करूं, देखो ये यहां पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ना, इस पॉइंट पे इसका एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने। यहां पे देखो तो इसके इधर लोड लगा हुआ है ZL, इधर लगा हुआ है Z0, तो बेटा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, एट L, क्या यहां से रिफ्लेक्स हो रहा है, Z ऑफ L माइनस Z ऑफ 0 डिवाइड बाई Z ऑफ L प्लस Z ऑफ 0। ये फॉर्मूला भी मैंने कल की क्लास में करवाया था, लिख लेना, करवाया था ये वाला भी, परफेक्ट है ना? ओके, वैल्यूज को ऊपर उठा के डालते हैं। देखो क्या बच गया, दैट्स माई Z0, ये हो गया बेटा e की पावर माइनस गामा ऑफ s प्लस ये हो गया टो ऑफ L। इसकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है
दिस इज योर जेड ऑफ एल माइनस जेड ऑफ जीरो डिवाइड बाई जेड ऑफ एल प्लस जेड ऑफ जीरो ई की पावर गामा ऑफ एस एंड इट्स डिवाइड एट टो ऑफ एल ई की पावर गामा ऑफ एस माइनस ई की पावर माइनस गामा ऑफ एस। इसको ओपन कर लो। ओके, इसकी भी वैल्यू डाल दो। दैट इज योर जेड एल माइनस जेड जीरो डिवाइड बाई जेड एल प्लस जेड जीरो। इट्स योर ई की पावर गामा ऑफ एस माइनस ई की पावर माइनस गामा ऑफ एस। परफेक्ट है ना। अब देखो यहां पे ये कहानी, ये जेड ऑफ एल वगैरह ये सब जो लिखा है मैंने इस पॉइंट से लिखा है, ठीक है। लेकिन मेरा इनपुट इंपीडेंस कहां पे है? इनपुट इंपीडेंस है यहां पे। मतलब ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई को क्रॉस करते हुए यहां पे आ रहा है। सही बात है। तो अगर मैं इस एस की जगह ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई लिखूं, और देखो मैं कौन सी डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं इस डायरेक्शन में। कौन सी में? इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन को हमने क्या माना था? नेगेटिव। भाई ये माना था इधर अगर वाई है, इधर अगर प्लस एक्स है, तो इधर वाली डायरेक्शन माइनस एक्स हो जाएगी, नेगेटिव मान के चले थे ना। सही है ना। तो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई रखूं तो मैं लिखूंगा जेड ऑफ इनपुट इंपीडेंस एट माइनस एल। माइनस एल का मतलब अब मैं यहां पे पहुंच चुका हूं। तो ये जो जब से मैं जेड ऑफ इनपुट लिख रहा था ना, ये एक्चुअली इंपीडेंस लिख रहा था। अब मैं इसको ट्रांसमिट किया हूं यहां से लेके उठा के यहां पे, क्योंकि मैं एस की जगह क्या पुट करने वाला हूं? लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। और मैं चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, वो है नेगेटिव, इसलिए मैं रखूंगा उसको माइनस ऑफ एल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैल्यू पुट करें, जरा चेकआउट करो। माइनस ऑफ एल करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा? ये हो जाएगा जेड जीरो, ठीक है। ई की पावर माइनस ऑफ एल रखूंगा तो गामा ऑफ एल बनेगा। इसको ओपन करोगे, ठीक है ना। ये एक काम करो, इसको साथ में ओपन भी कर लो, दो काम एक साथ कर लेना। हाँ भाई बीटेक के बच्चे हैं, अब तो इतना तो चलता ही है। इसको एलसीएम लोगे, जेड एल प्लस जेड जीरो, नीचे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा जेड एल प्लस जेड जीरो। एक काम तो ये कर लिया हमने। दूसरा एस की जगह रखा माइनस एल, तो ये बन जाएगा ई की पावर गामा ऑफ एल प्लस ये बन जाएगा जेड एल माइनस जेड जीरो। ओके, और ये बन जाएगा ई की पावर माइनस गामा ऑफ एल। ठीक है। अब देखो पहली क्लास में मैंने इसको क्या बोला था? इसको मैंने क्या बोला था? इसको बोला था इंसिडेंट, इसको क्या बोला था? रिफ्लेक्शन। सही बात है। वो माइनस वाले को यही किया था ना, माइनस एल रखा तो वापस से वैसा ही टर्म बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो प्लस माइनस है, ठीक है ना, डायरेक्शन की वजह से। उस पर मैग्नीट्यूड पे इतना फर्क उससे नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, वो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है बस। जेड ऑफ एल माइनस जेड जीरो ई की पावर गामा ऑफ एल, एल की माइनस एल हो गया, प्लस जेड एल प्लस जेड जीरो ई की पावर गामा ऑफ एल। चेकआउट करना, कोई मिस्टेक तो नहीं है? ओके, यहां पे माइनस है, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, ठीक है ना। ओके, और सिंपल बना लेते हैं। एक काम करो, जेड एल वालों को एक साथ कर लो, जेड जीरो वालों को एक साथ कर लो। तो इट्स इनपुट इंपिडेंस कहां पे आ चुके हैं? सोर्स पे आ चुके हैं, माइनस ऑफ एल। ये हो गया आपका जेड ऑफ जीरो। देखो जेड ऑफ एल वाले कितने हैं भाई, जरा देखो। जेड ऑफ एल वाले हैं ई की पावर गामा ऑफ एल प्लस ई की पावर माइनस गामा ऑफ एल, इतना ही है। ओके, अनदर वन प्लस जेड जीरो वाले कितने हैं? जेड जीरो वाले हैं यहां पे ई की पावर गामा ऑफ एल, ये है माइनस ई की पावर माइनस गामा ऑफ एल। परफेक्ट है बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन है जस्ट, डिवाइड बाई, इसमें देखो ये जेड ऑफ एल कॉमन आ गया, यहां क्या बना है? ई की पावर माइनस गामा ऑफ एल, यहां क्या बना है? माइनस ई की पावर गामा ऑफ एल। ओके, माइनस जेड जीरो। ओके, माइनस अगर बाहर ले लोगे जेड जीरो के साथ तो ये प्लस में बन जाएगा, ई की पावर माइनस गामा ऑफ एल प्लस ई की पावर गामा ऑफ एल, ठीक है ना। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाली टर्म क्या होती है। ई की पावर गामा थीटा प्लस ई की पावर माइनस गामा एल डिवाइड बाई 2 बनता है कोस। ये क्या बनता है? गामा एल माइनस गामा एल, ये बनता है साइन। ये क्या बनता है?
ये बनता है कोस, ये क्या बनता है, ये बनता है साइन, लेकिन ये माइनस साइन है, ये देखो उल्टा है, तो ये यहाँ पे माइनस साइन बनेगा। सही बात है, ओके। अब देखो क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दूं ना, वो ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, जेड नोट, इसको क्या लिख सकते हो, जेड ऑफ एल कॉस ऑफ गामा ऑफ एल। अब डिवाइड बाय 2 से कंफ्यूज मत होना, यहां भी डिवाइड बाय 2 करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, तो ऊपर भी कर रहे हो नीचे भी कर रहे हो, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे हैं। 10वीं 11वीं के बच्चों की मैथ से इतनी तो आपको आती है। अब देखो बेटा, प्लस Z0 साइन ऑफ एच गामा ऑफ एल, यहां पे एच नहीं लगाया क्या, कॉस एच है भाई, कॉस एच है, हाँ क्योंकि आयोटा नहीं है ना हमारे पास। ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस ऑफ जेड एल, ये हो गया बेटा साइन ऑफ एच गामा ऑफ एल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस ऑफ Z0, ये बन गया कोस, कॉस ऑफ एच गामा ऑफ एल। क्लियर है ना, देख लो जरा, कहानी क्लियर है। ऊपर दोनों प्लस प्लस है, नीचे दोनों ही माइनस माइनस में है। ये माइनस में क्यों आया, क्लियर हो गया ना, क्योंकि साइन में दिस माइनस दिस होता है, ऐसा होता है साइन का, है ना, ये थोड़ा उल्टा है, तो माइनस साइन को कॉमन ले लो, अपने आप क्या बन जाएगा भाई, माइनस को कॉमन ले लो तो साइन थीटा बन जाएगा, साइन एच बन जाएगा अपने आप ही। अब देखो इसको ऊपर लिखता हूं मैं, जेड ऑफ इनपुट, ठीक है ना, ये हो गया माइनस ऑफ Z0, देखो क्या बना, जेड ऑफ एल, नीचे से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, परफेक्ट है। अब भी अलग अलग दिख रहे हैं, एक काम करो और सिंपल कर लो, इसमें आप कॉमन ले लो कोस एच गामा एल को, तो कोस एच गामा एल को कॉमन लोगे तो यहां बन जाएगा जेड एल, ये कोस गया, प्लस Z0, यहां से कोस गया, यहां कोस नहीं था, तो यहां बन जाएगा साइन अपॉन कोस, उसको लिख दो आप 10, ठीक है, और छोटा बन गया फॉर्मूला थोड़ा सा, डिवाइड, ये नेगेटिव साइन तो बाहर कॉमन ले चुके हो, ये आ गया। इसको देखो जेड ऑफ एल, कोस लिया नीचे से भी कॉमन, इसमें से कोस गया, यहां साइन बाई कोस बनेगा, ये बन जाएगा 10 ऑफ एच गामा ऑफ एल, ये बन गया प्लस, भाई माइनस साइन तो बाहर चला गया था, Z0 कोस तो बाहर गया, इतना ही बना है, चेकआउट करो जरा, ठीक है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, देख लो, क्लियर है ना कहानी। ये इंपीडेंस का फॉर्मूला जो है, ये आपका इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वेव इंपीडेंस या इनपुट इंपीडेंस कहलाता है, दैट वन। कहानी क्लियर है, बोलो प्यारे बच्चों, कहानी क्लियर है क्या, ओके नहीं है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए इसमें, अरे इसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट चाहिए क्या आप लोगों को, अब देखो जरा, और इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल देते हैं आप लोगों के लिए। देखो बेटा, यहां पे जेड ऑफ इनपुट क्या है, ये तो हम देख ही चुके हैं, इनपुट इंपीडेंस। जेड ऑफ एल लोड का है भाई, Z0 इसका है ट्रांसमिशन लाइन का, गामा जानते हैं, एल जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं हो। अब क्या ये जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है, क्या ये सही है या गलत है, जरा चेक कर लेते हैं भाई। अगर गलती की होगी अपन ने तो अपन को ही पता लग जाएगा, जरा चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करें सर, अगर ये इनपुट इंपीडेंस आपने यहां देखा तो आपको इतना मिला, अगर आप ये इंपीडेंस यहां नहीं देख के अगर आप यहां से देखना शुरू करते, यहां से देखते आगे, तो आपको क्या दिखता, सिर्फ लोड दिखता। अगर यहां से आप आगे देखते तो आपको क्या दिखता, सिर्फ लोड दिखता। आपने यहां देखा तो एस की वैल्यू को -L रख दिया उठा के, अगर आप यहां देखते तो मतलब आपका 0 आता है, भाई लोड तो है ही नहीं ना, तो 0 पुट करना पड़ता ना, एस की वैल्यू 0, मतलब जहां पे आपने L पुट किया है वहां आपको 0 पुट करना पड़ता। जरा चेकआउट करते हैं, 0 पुट करके देखो भाई, यहां पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा ZL, नीचे बचेगा Z0, तो Z ऑफ इनपुट इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z0 मल्टीप्लाई विद ZL डिवाइड बाई Z0, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ ZL। इंपीडेंस का नेगेटिव में होना कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा है Z ऑफ L के बारे में, यहां भी आप प्लस ZL प्लस लिख सकते हो, इसको मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। इंपीडेंस -2 ओम की कोई खास बात नहीं है, +2 ओम ही लेते हैं, सही बात है, ओके। तो कितना मिल रहा है, लोड के इंपीडेंस के बराबर मिल रहा है, तो क्या ये लोड के इंपीडेंस के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो सर 8S इक्वल्स टू 0, Z ऑफ इनपुट का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू द लोड इनपुट इंपीडेंस, ओके। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज क्लियरली इंडिकेट दैट वी आर राइट।
क्लियर है? हम बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया है, पूरा परफेक्ट है। अब आगे चलें। ओके, देखिए जरा, इसको हटा दूं मैं। ओके, अब देखो, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो आप लोग इसके माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, ये गामा जो था ये क्या दिखाता था? बिकॉज सर इट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा। वाई? बिकॉज इट्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या है ये? प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। अब अगर ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है तो इसमें दो कंपोनेंट है, कौन कौन से? वन इज ओवर अल्फा, अनदर वन इज ओवर आयोटा बीटा। ये आपके सिस्टम में दिखा रहा है किसको? लॉस को। और ये किसको दिखाता है? फेज को। मतलब अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन में लॉस है, एक जनरलाइज्ड अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला बनेगा ये वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए? फॉर ए लॉसलेस। किसके लिए बात करूं बेटा? फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। लॉसलेस या लॉलेस, सही है ना, जिसमें लॉस कम हो। तो आई कैन से माई अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो आई कैन से कि माई गामा इक्वल्स टू आयोटा बीटा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, अगर मैं आयोटा बीटा की वैल्यू यहां उठा के डालूं तो बिहेवियर क्या बन रहा है समझिए। तो जेड ऑफ इनपुट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? इट्स जेड ऑफ 0। क्या बना बेटा? जेड ऑफ एल प्लस जेड ऑफ 0। ये बन गया tan ऑफ एच, गामा ऑफ एल की जगह लिखा आयोटा बीटा एल, डिवाइड बाई यहां गया जेड ऑफ एल tan ऑफ एच आयोटा बीटा एल प्लस जेड 0। यही बनेगा। जरा चेकआउट करना, सही लिखा है क्या मैंने? ओके, अब बताओ मेरे को, tan ऑफ एच आयोटा बीटा क्या बन सकता है? बताओ जरा। अरे भाई एक बात बताओ, tan को आपने किससे लिखा था? साइन अपॉन कोस से। अरे यही लिखा था ना। तो अगर tan का नहीं पता तो साइन का और कोस का तो पता है ना। क्या पता है भाई? साइन का और कोस का तो पता है ना। देखो कोस का तो सबको ही पता है कि कोस ऑफ एच या कोस ऑफ थीटा जो होता है वो होता है आपका e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2। लेकिन जो साइन होता है ना बेटा, साइन ऑफ थीटा जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि e की पावर आयोटा थीटा, ये प्लस होता है यहाँ पे, माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा तो आता है, लेकिन यहां क्या भी आता है? 2 आयोटा आता है। समझ में आया? तो एक आयोटा और एडिशनल में होता है, साइन थीटा या कोस थीटा में, है ना। अब इसमें अगर आप थीटा की जगह वो आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर रख दोगे तो साइन एच बन जाता है, कोस एच बन जाता है। यही होता है ना। अब आप क्या बन रहे हो कि जो बीटा एल था उसकी जगह आपने आयोटा बीटा एल रख दिया, ठीक है। तो अगर यहां पे कोस होता तो डायरेक्ट कोस क्या बन जाता भाई? कोस तो बन जाता क्या? कोस ऑफ बीटा एल। लेकिन अगर आप साइन को बनाओगे ना तो साइन में क्या आएगा? एक एडिशनल आयोटा और आ रहा है। तो अगर आप साइन के अंदर रखते साइन एच आयोटा बीटा एल तो वो आपको देता आयोटा साइन बीटा एल। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे कोस से तो क्या बनेगा? tan बनेगा। तो कोस tan ऑफ बीटा एल बन जाएगा, लेकिन आयोटा भी साथ में आएगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि tan h में अगर आप आयोटा थीटा रख दो तो उसकी वैल्यू आयोटा ऑफ tan थीटा के बराबर होती है। समझ में आ गई कहानी? अगर आप tan h में आयोटा थीटा रख दो तो उसकी वैल्यू आयोटा tan थीटा के बराबर होती है। क्लियर है ना? आगे चले। अब देखो, हटा दूं मैं, अब तो समझ में आ गया होगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को पता ही होती है। ओके, इतनी तो मैथमेटिक्स पढ़ी है आप लोगों ने। ओके चलो, क्या बनेगा? दिस इज ओवर z0 जेड ऑफ एल प्लस जेड ऑफ 0 या आयोटा z0 tan ऑफ बीटा एल डिवाइड बाई दिस इज ओवर आयोटा जेड ऑफ एल tan ऑफ बीटा एल प्लस दैट्स योर z0। क्लियर है ना? ये आपकी कहानी होगी। दैट्स माई जेड ऑफ इनपुट। ये इनपुट इंपेडेंस आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब देखो, यहां पे एक कंपोनेंट बहुत जबरदस्त आया है, उस कंपोनेंट का नाम है बीटा इंटू एल। क्या मिला है? बीटा इंटू एल। अब यहां पे एल जो है ये क्या है? एल है लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। समझना भाई, एल जो है यहां पे वो है आपकी लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, है ना। और बीटा को आप लोग अच्छे से जानते हैं, बीटा क्या था? 2 पाई बाई लैम्बडा। कल की क्लास में इसका मैंने डेरिवेशन करवाया था। सही बात है। बीटा क्या है?
2 पाई बाई लेमड़ा। अब आप नोटिस करके देखो, अगर इस बीटा ऑफ एल की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, एन पाई हो जाए, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी करवाई है ना, कल परसों की क्लास में, प्रीवियस क्लासेज में आपको मिल जाएगी। अगर बीटा ऑफ एल की वैल्यू अगर एन पाई के बराबर होके जाए तो सोचो एन की वैल्यू, मान लो एन की वैल्यू यहाँ पे आपकी कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो एन की कोई भी वैल्यू डाल लो, मान लो 0 डाल लिया आपने, तो बीटा ऑफ एल की वैल्यू 0 होगी, 10 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर बचेगा ZL, नीचे बचेगा Z0, Z0 से Z0 कटेगा, तो Z ऑफ इनपुट जो बनेगा ना इस केस के लिए, Z ऑफ इनपुट जो बनेगा वो आपका किसके बराबर बनेगा, Z ऑफ L के बराबर बनेगा। मतलब समझ में आया कि ट्रांसमिशन लाइन को यहां पे जो जनरेटिंग स्टेशन है उसको ट्रांसमिशन लाइन का लोड अफेक्टेड नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्ट पटना शहर का लोड। मतलब फिर ऐसा हो गया कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन तो है ही नहीं, पटना शहर खुद यहां से उठ के जनरेटिंग स्टेशन से जाके खुद जुड़ गया है। भाई इसका तो यही मतलब हुआ कि पटना शहर खुद उठ के जनरेटिंग स्टेशन से डायरेक्ट जाके जुड़ गया है। ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा है क्या आपको? मतलब ये उठ के सीधा यहां आ चुका है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन तो खत्म हो चुकी है ना बेटा। जेड ऑफ इनपुट डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, ZL के बराबर हो गया। अब ऐसा कब हो सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कब हो सकता है, जब बीटा एल एन पाई के बराबर हो। अब बीटा एल एन पाई के बराबर है, इसका मतलब क्या है भाई, बीटा की वैल्यू है आपकी 2 पाई बाई लेमड़ा, ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका n इंटू पाई। अब देखो पाई से ये पाई गया, ये अगर आप l की बात करोगे तो अगर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा n लैम्बडा बाई 2। समझ में आ गया। अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई अगर उसकी वेवलेंथ की लैम्बडा बाई 2 आदि वेवलेंथ के मल्टीपल्स में हो, सही बात है, जैसे लैम्बडा बाई 2 हो, ठीक है ना, लैम्बडा हो, 3 लैम्बडा बाई 2 हो, 2 लैम्बडा हो, अगर ऐसे उसकी वैल्यू पाई गई तो आपका ट्रांसमिशन लाइन का जो इंपेडेंस है वो आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा एंड इट्स बिहेव लाइक ट्रांसमिशन लाइन। ऐसे लगेगा कि ट्रांसमिशन लाइन है ही नहीं, लोड डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड है, आपके सिस्टम से जाके कनेक्टेड है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुई कहानी? ओके, सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है ना पूरी कहानी? अरे भाई क्लियर है या नहीं है? ओके, आई होप क्लियर रही होगी। नहीं क्लियर है ना? अरे देखो बेटा, सही है। ओके, अब देखो एक टर्म और है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। ये क्लियर हो गया ना, क्योंकि वो आपको आगे की क्लास में दोबारा देखने को मिलेगी, तो फिर से फॉर्मूला ना लिखना पड़े, तो यही क्लियर हो जाए। जरा चेकआउट करना। देखो, अगर मैं इस इनपुट इंपीडेंस की मैं बात करूं कि इस इनपुट इंपीडेंस का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो यह हो सकता है कि ट्रांसमिशन लाइन अपना अफेक्ट ना दिखाए और लोड सीधा उठ के कहां लग जाए, जनरेटिंग स्टेशन पे लग जाए, जैसा होता है इस केस में। तो जेड ऑफ इनपुट किसके बराबर हो जाए, डायरेक्ट आपका जेड ऑफ एल के बराबर हो जाए। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब होगा जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी हो जाए, 0 हो जाए, तभी होएगा ना ऐसा। इस वाले केस में जब बीटा ऑफ एल की वैल्यू एन पाई के बराबर हो जाए, मतलब सारी कहानी इस टेन के ऊपर है। अगर टेन की वैल्यू 0 आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इस जेड ऑफ इनपुट की वैल्यू मिनिमम है। अगर इसकी वैल्यू कुछ और आएगी तो अलग वैल्यू आएगी। अब टेन की वैल्यूज आप जानते हो, टेन 0 0 होता है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है 10 30 45 60 75 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है टेन की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब आपको मिनिमम कहां मिल रहा है, 10 0 पे मिल रहा है, सही बात है ना। तो अगर मैं इस इनपुट इंपीडेंस की या वेव इंपीडेंस की अगर मैं बात करूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू जेड ऑफ एल के बराबर है। और ये कहानी तब है जब आपका बीटा ऑफ एल की वैल्यू जो है वो एन ऑफ पाई के बराबर है, यही है ना, या बीटा की वैल्यू आपकी एन या लेंथ की लंबाई आपकी एन लैम्बडा बाई 2 के बराबर है, तब ये कहानी बन रही है, सही है ना। अगर मैं बात करूं कि इस इनपुट इंपीडेंस की मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, अब समझिए। इस 10 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पे एक ही कंपोनेंट है जो परेशान कर रहा है, कौन है, एल। लंबाई चेंज हो सकती है बस ट्रांसमिशन लाइन की, बाकी तो कोई चेंज नहीं हो सकता, तो एल परेशान कर रहा है। तो 10 ऑफ बीटा एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, सही है ना। और वो कब हो सकती है, वो हो सकती है जब बीटा ऑफ एल की जो वैल्यू है
π/2 के बराबर हो जाए या n π/2 के बराबर हो जाए। इसी केस में मैक्सिमम मिलेगी। इस केस में आपका इनपुट इंपीडेंस मतलब ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस भी पूरा इंक्लूड किया जाएगा, है ना। अब मान लो यहां पे आपने इन्फिनिटी रख दिया, यहां इन्फिनिटी रख दिया, तो ये तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, इन्फिनिटी जब ऊपर नीचे बन रहा हो तो क्या करना चाहिए, इन्फिनिटी वाली टर्म को ले लो कॉमन, है ना, और काट के देखो क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूं मैं, यहां जगह होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इट्स योर जेड ऑफ इनपुट इंपीडेंस की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है ना बेटा। ओके, ये आ गया आपका जेड ऑफ 0। ऊपर से ये इन्फिनिटी वाली टर्म को मैंने कॉमन ले लिया, मतलब मैंने tan ऑफ बीटा एल को कॉमन ले लिया। ओके, ऊपर से मैंने tan ऑफ बीटा एल कॉमन ले लिया, नीचे से भी मैंने tan ऑफ बीटा एल कॉमन ले लिया, क्योंकि यही इन्फिनिटी बना रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है। ओके, दोनों को ले लिया। तो यहां जेड एल था अकेला, ये बन जाएगा जेड ऑफ एल डिवाइड बाई tan ऑफ बीटा एल, परफेक्ट है। प्लस ये रह जाएगा आपका आयोटा ऑफ Z0, क्योंकि tan ऑफ बीटा एल तो गया, डिवाइड बाई यहां से tan ऑफ बीटा एल गया, तो ये बन गया आपका आयोटा इंटू जेड ऑफ एल, ये रह गया आपका प्लस, ये हो गया आपका Z0, और ये डिवाइड में आ गया आपका tan ऑफ बीटा एल। ये हो गई आपकी कहानी। और ये केस कब बनेगा, ये केस तब बनेगा जब बीटा ऑफ एल जो रहेगा वो आपका n π/2 के बराबर हो जाए, तब जाके 10π/2 की वैल्यू आप लोगों को इन्फिनिटी मिलेगी। परफेक्ट है ना, केस कुछ ऐसा ही बनने वाला है। अब अगर इस केस की मैं बात करूं, इसको मैं हटा देता हूं एक को, ठीक है, नीचे वाला रख लेते हैं। अब देखो, अगर आप इस केस की बात करो तो ये इन्फिनिटी है, ये गया ये गया, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, सही है। दूसरा, ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ऊपर बचेगा सिर्फ ये, नीचे बचेगा ये, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा देखो, तो जेड ऑफ इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, Z0 मतलब Z0 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ऑफ एल, याद रखना ये वाली, ठीक है। इनपुट इंपीडेंस का मैक्सिमम जो बिहेवियर है या मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपके Z0 स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ऑफ एल, मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है एंड मिनिमम वैल्यू आपकी इतनी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, जब अलग अलग केस होते हैं, शॉर्ट सर्किट का केस होता है, ओपन सर्किट का केस होता है, इंपेडेंस मैचिंग का केस होता है, सही बात है। तो इनपुट की ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। अब देखो भाई, जैसे मैंने बोला कि कोई किसी ट्रांसमिशन लाइन में या किसी लोड पे मान लो कोई वोल्टेज है ना, वोल्टेज की वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। मैंने बोला कि उसका मैक्सिमम वोल्टेज है मान लो 200, मैंने बोला उसका मिनिमम वोल्टेज है मान लो 100, तो आप क्या बोलोगे भाई, जब आपने मैक्सिमम बता दिया मिनिमम बता दिया तो इसका मतलब यह है कि और जो भी उसका वोल्टेज पाया जाएगा वो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के अंडर ही पाया जाएगा। बात तो यही हुई ना भाई, जनरलाइज वोल्टेज इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इससे कम नहीं हो सकता, सही बात है। मतलब इनपुट इंपीडेंस जो है, इनपुट इंपीडेंस है वो हमेशा रेंज में पाया जाता है, और ये आपका जेड ऑफ मिनिमम से बड़ा होता है और जेड ऑफ मैक्सिमम से छोटा होता है ना। और जेड ऑफ मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो जेड ऑफ एल के बराबर होती है, और जेड ऑफ जो मैक्सिमम होता है वो Z0 स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ऑफ एल होता है। अब ये कंडीशन, ये ऊपर वाली ये लाइन हमेशा सेटिस्फाई होगी, लेकिन इनके फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू। जहां जेड ऑफ एल, मान लो जेड ऑफ एल 0 हो गया, ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, सही है। अगर मान लो जेड ऑफ इन्फिनिटी, अगर जेड ऑफ एल अगर मान लो आपका इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं है। तो ये क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, मतलब ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखना है। और यहां पे एक फॉर्मूला आप लोगों से बार बार पूछा जाता है जो हमेशा एप्लीकेबल होता है, याद ही रखना कि द बिहेवियर ऑफ जेड ऑफ इनपुट की मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाई विद जेड ऑफ इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, मिनिमम होता है बेटा जेड ऑफ एल एंड मैक्सिमम होता है जेड नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड ऑफ एल। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा जेड नोट का स्क्वायर ही मिलेगा, ये याद रखना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट इंपीडेंस एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट इंपीडेंस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको जेड नोट का स्क्वायर मिलता है। मतलब इट्स ओनली एंड ओनली कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। सेकंड वन लाइन, एक लाइन और ध्यान से सुनना, जेड ऑफ इनपुट का हम लोगों ने जब फॉर्मूला लिखा था तो उसमें पूरे में या तो जेड एल आ रहा था, या Z0 आ रहा था, या बीटा आ रहा था, या गामा आ रहा था, या लंबाई एल, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आ रहा था, सही बात है।
फाइनल फॉर्मूले में, क्या फाइनल फॉर्मूले में कहीं भी वोल्टेज, करंट, पावर, क्या ये सारी चीजें आ रही थी क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। आ रही थी क्या बेटा? नहीं आ रही थी ना? अरे बिल्कुल सही है ना, नहीं आ रही थी। ओके, इनको हटा दूं मैं। अब देखो इनपुट इंपीडेंस से हमें क्या क्या चीजें जानने को मिली, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, पहली चीज इनपुट इंपीडेंस, लिख लेना सारी बातें। इनपुट इंपीडेंस और यू कैन से वेव इंपीडेंस रिप्रेजेंट the overall impedance at source end। ठीक है, सोर्स एंड पे ओवरऑल इंपीडेंस को दिखाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट depends on the voltage and current। okay, next component, it's depend on the load impedance and the length of the transmission line। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट थिंग, द वैल्यू ऑफ इनपुट इंपीडेंस the value of input impedance is always between z of minimum and z of maximum। वैल्यू याद रखना दोनों की, ये वाली भी है। क्लियर है ना? तो आई होप ये कहानी आप लोगों को क्लियर रही होगी। ठीक है, अब कल की क्लास जो पढ़ाई थी, आज की ये देखिए, इन दोनों को हम लोग करेंगे एक दूसरे के साथ में मिक्सड अप। ओके, अब देखो